हेलो एवरीवन, जिसे हम सोल्व करते हैं बायोलॉजी टेस्ट सीरीज, इसका पार्ट नंबर 4 ये रहने वाला है। अगर आपने किसी भी पार्ट को मिस किया है इस सीरीज के, तो सभी पार्ट्स की लिंक टेस्ट में मिल जाएगी, वहाँ से आप सभी टेस्ट को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि जो आज का टेस्ट है ये प्रिपेयर किया गया है राजीव चौधरी के द्वारा। इसी के साथ साथ अगर आपको भी यह लगता है कि हम भी टेस्ट प्रोवाइड कराना चाहते हैं दूसरे स्टूडेंट के लिए हेल्प के लिए, तो आप हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन दे दी जाएगी और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी हमें कर सकते हो। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको डायरेक्ट दे दी जाएंगे, तो वहाँ से आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी हमें डायरेक्ट चैट कर सकते हो। ठीक है, चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज को नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी की सबसे आधुनिक तकनीक किसे माना गया है। जल्दी से बताएंगे कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी की सबसे आधुनिक तकनीक कौन सी है। YAC है, RDNA टेक्नोलॉजी है, DNA फिंगरप्रिंट है, या फिर ये सभी होती है। जल्दी से बताएंगे कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी की सबसे आधुनिक तकनीक किसे माना गया है। YAC को, RDNA टेक्नोलॉजी को, DNA फिंगरप्रिंट को, या फिर इन सभी को। तो यार अगर आपसे पूछा है आनुवांशिक अभियांत्रिकी की सबसे आधुनिक तकनीक, तो कौन सी होती है। फर्स्ट ऑप्शन, अर्थात आपका यार राइट आंसर माना जाएगा YAC। अब ये होती क्या है, यार ये होती है यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम टेक्निक। क्या होती है, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम टेक्निक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बताइए, कौन से एंजाइम द्वारा कोशिका भित्ति का अपघटन कराया जाता है। तो जल्दी से बताएंगे कोशिका भित्ति का अपघटन किस एंजाइम के द्वारा किया जाता है। लाइसोजाइम एंजाइम के द्वारा, काइटिनेज एंजाइम के द्वारा, लयनकारी एंजाइम के द्वारा, या फिर न्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा। जल्दी से बताइए कि कोशिका भित्ति का अपघटन किसके द्वारा कराया जाता है। लाइसोजाइम एंजाइम के द्वारा, काइटिनेज एंजाइम के द्वारा, लयनकारी एंजाइम के द्वारा, फिर न्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा। जल्दी से कमेंट करिए कोशिका भित्ति का अपघटन किस एंजाइम के द्वारा कराया जाता है। जल्दी से कमेंट करेंगे कि कोशिका भित्ति का अपघटन किस एंजाइम के द्वारा कराया जाता है। तो अगर आपसे पूछता है कोशिका भित्ति का अपघटन, तो ये किया जाता है लयनकारी एंजाइम के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है यार, लयनकारी जो एंजाइम होता है, तो इसी के द्वारा यहाँ कोशिका भित्ति का अपघटन कराया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अपूर्ण प्रभाविता में समलक्षणी अनुपात क्या होता है। तो जल्दी से बताएंगे यार, अपूर्ण प्रभाविता है तो इसमें समलक्षणी अनुपात क्या होता है, और वो बताना है आपको मेंडल के अनुसार। किसके अनुसार बताना है, मेंडल के अनुसार बताना है। तो जल्दी से बताएंगे यार, अपूर्ण प्रभाविता है तो इसमें समलक्षणी अनुपात क्या होता है। 1:2:1 होता है, 3:1 होता है, 1:2:1 होता है, या फिर 1:3 होता है। जल्दी से बताएंगे A, B, C या फिर D। जल्दी से बताएंगे कि A, B, C या फिर D। जल्दी से कमेंट करिए कि अपूर्ण प्रभाविता में समलक्षणी अनुपात क्या होता है। 1:2:1 होता है, 3:1 होता है, 1:1:2 होता है, या फिर 1:3 होता है। जल्दी से कमेंट करिए कि अपूर्ण प्रभाविता में समलक्षणी अनुपात क्या होता है मेंडल के अनुसार। तो यार अगर आपसे पूछा है अपूर्ण प्रभाविता, तो यार अपूर्ण प्रभाविता में जो समलक्षणी अनुपात होता है, ये कितना होता है, 3:1 होता है। सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा यार। कि अगर बात करते हैं अपूर्ण प्रभाविता की, तो इसके जो समलक्षणी अनुपात होते हैं ये क्या होते हैं, 3:1 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया मनुष्य में कुल कितने क्रोमोसोम होते हैं, अर्थात यार गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं। तो जल्दी से बता दीजिए, ये तो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं। 44 होते हैं, 46 होते हैं, 43 होते हैं, या फिर कोई सा नहीं होता है। जल्दी से बताएंगे कि मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, कुल कितने क्रोमोसोम होते हैं। 44 होते हैं, 46 होते हैं, 43 होते हैं, या फिर इनमें से कोई सा नहीं होता है। जल्दी से बताइए कुल कितने क्रोमोसोम होते हैं मनुष्य में। जल्दी से बताएंगे ह्यूमन बॉडी में क्रोमोसोम संख्या क्या होती है। 44 होती है, 46 होती है, 43 होती है, फिर इनमें से कोई सा नहीं होता है। तो यहाँ अगर बात की जाए जोड़ों में, ठीक है, अगर बात करते हैं जोड़ों में, तो 23 जोड़े। ठीक है, अगर यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र जोड़ों में पाए जाते हैं, तो यार 23 जोड़े आपके आंसर माना जाता। लेकिन अगर पूछा था यार कितने क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र कितने होते हैं, तो यार 23 जोड़े मतलब 46 कितने पाए जाते हैं, 46 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बताइए पादपों में वृद्धिशील भाग पर, पादपों में वृद्धिशील जो भाग होता है तो उस पर कौन सा उत्तक उपस्थित होता है। जल्दी से बताएंगे कि पादपों के जो वृद्धिशील भाग होता है तो इस पर कौन सा उत्तक उपस्थित होता है। विविधोत्तक उत्तक पाया जाता है, स्थायी उत्तक पाया जाता है, सरल उत्तक पाया जाता है, फिर विशिष्ट उत्तक पाया जाता है। जल्दी से बताएंगे कि जो पादपों का वृद्धिशील भाग होता है, पादपों का जो वृद्धिशील भाग होता है तो इन पर कौन सा उत्तक पाया जाता है। जल्दी से बताएंगे विविधोत्तक उत्तक पाया जाता है, स्थायी उत्तक पाया जाता है, सरल उत्तक पाया जाता है, फिर विशिष्ट उत्तक पाया जाता है। जल्दी से बताएंगे कि पादपों में वृद्धिशील भाग पर कौन सा उत्तक उपस्थित होता है। जल्दी से कमेंट करिए A, B, C या फिर D। जल्दी से कमेंट करिए A, B, C या फिर D। तो यार अगर बात करते हैं पादपों के वृद्धिशील भाग पर, तो कौन सा उत्तक पाया जाता है, विविधोत्तक। कौन सा पाया जाता है यार वृद्धिशील भाग की अगर पूछता है तो इस पर यार विविधोत्तक उत्तक पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, विविधोत्तक उत्तक पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया पादप कोशिका में कोशिका द्रव्य का विभाजन, पादप कोशिका में कोशिका द्रव्य का विभाजन कौन सी विधि के द्वारा किया जाता है। जल्दी से बताएंगे कि कोशिका द्रव्य का विभाजन किस विधि के द्वारा किया जाता है। पटलिका विधि के द्वारा, खांच विधि के द्वारा, इन दोनों विधियों के द्वारा, फिर इन कोई सी भी विधि के द्वारा नहीं। जल्दी से बताएंगे यार हाँ कि पादप कोशिका में कोशिका द्रव्य का विभाजन किस विधि के द्वारा होता है। पटलिका विधि के द्वारा, खांच विधि के द्वारा, दोनों के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे पादप कोशिका में कोशिका द्रव्य का विभाजन किस विधि के द्वारा होता है। पटलिका विधि के द्वारा, खांच विधि के द्वारा, दोनों के द्वारा, फिर इनमें से कोई सा नहीं। जल्दी से बताइए। तो यार हाँ अगर आपसे पूछा है पादप कोशिका में कोशिका द्रव्य का विभाजन तो ये किया जाता है पटलिका विधि के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है यार हाँ कोशिका द्रव्य का विभाजन ये किया जाता है पटलिका विधि के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कोशिका का पावर हाउस यथार्थ यार हाँ जल्दी से बताएंगे कि पावर हाउस किसे बोला जाता है। जल्दी से बताइए कोशिका का शक्ति गृह किसे बोला जाता है। राइबोसोम को, केंद्रक को, लाइसोसोम को, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया को। जल्दी से बता दिए, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, आपको पता होगा वैसे। जल्दी से बताइए कि कोशिका का पावर हाउस या कोशिका का शक्ति गृह किसे बोला जाता है। राइबोसोम को, केंद्रक को, लाइसोसोम को, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया को। जल्दी से बताइए पावर हाउस या फिर कोशिका का शक्ति गृह के नाम से किसे जाना जाता है। लाइसोसोम को, केंद्रक को, राइबोसोम को, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया को। जल्दी से बताएंगे पावर हाउस किसे बोला जाता है। राइबोसोम को, केंद्रक को, लाइसोसोम को, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया को। तो किसे बोला जाता है यार हाँ मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, आपको पता होगा वैसे। अगर बात करते हैं कोशिका का पावर हाउस या फिर याद रखना शक्ति गृह तो वो बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। किससे बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है अंग का अंग। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना कि अंग का अंग कौन सा कोशिकांग कहलाता है। अंग का अंग के नाम से किसे जाना जाता है। राइबोसोम को जाना जाता है, केंद्रक को जाना जाता है, लाइसोसोम को जाना जाता है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है। जल्दी से बताएंगे कि अंग का अंग किसे बोला जाता है, अर्थात किस कोशिकांग को यार हाँ अंग का अंग नाम दिया गया है। राइबोसोम को दिया गया है, केंद्रक को दिया गया है, लाइसोसोम को दिया गया है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया को दिया गया है। जल्दी से बताइए कि अंग का अंग कौन सा कोशिकांग कहलाता है। राइबोसोम, केंद्रक, लाइसोसोम, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो अगर बात करते हैं यार अंग का अंग तो ये बोलता है न्यूक्लियस को, अर्थात केंद्र को बोलता है। किसे बोलता है यार अंग का अंग नाम दिया गया है केंद्रक अर्थात न्यूक्लियस को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है यार हाँ ये भी कि अगर आपसे पूछता है क्लोरोप्लास्ट की जलाने पर, क्लोरोप्लास्ट के जलाने के बाद अंत में कौन सी धातु बच जाती है। ठीक है, यहाँ पर आपको पूछा गया है क्लोरोप्लास्ट को अगर हम जला देते हैं तो अंत में कौन सी धातु बचती है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए जिंक बचती है, सल्फर बचती है, मैग्नीशियम बचती है, फिर कोबाल्ट बचती है। जल्दी से बताएंगे यार हाँ जो क्लोरोप्लास्ट है इसको जलाने के बाद कौन सी धातु प्राप्त होती है। हमें जिंक प्राप्त होती है, सल्फर प्राप्त होती है, मैग्नीशियम प्राप्त होता है, या फिर कोबाल्ट प्राप्त होता है। जल्दी से बताइए कौन सा तत्व अर्थात कौन सी धातु हमें प्राप्त की जाती है। जल्दी से बताइए। तो यार हाँ अगर बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट को जलाने के बाद तो इससे पहले यार हाँ आपको ये पता होना चाहिए क्लोरोप्लास्ट में कौन सी धातु उपस्थित होती है, अर्थात कौन सा कंपोनेंट होता है। तो ये तो आपको पता होगा यार हाँ कौन सा होता है मैग्नीशियम। अर्थात यार हाँ कि जब हम क्लोरोप्लास्ट को जला देंगे तो यार हाँ अंत में कौन सी धातु प्राप्त होती है, मैग्नीशियम। कौन सी प्राप्त होती है, मैग्नीशियम प्राप्त होती है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है अर्धसूत्री विभाजन की कौन सी प्रावस्था को, अर्धसूत्री विभाजन की कौन सी प्रावस्था को गुलदस्ता या फिर बुके अवस्था के नाम से जाना जाता है। अर्थात यहाँ पर याद रखना आपको दो नाम दिए गए हैं, गुलदस्ता या फिर बुके अवस्था। ठीक है, यानी सब नाम किसका है ये। तो जल्दी से बताएंगे यार हाँ अर्धसूत्री की कौन सी ऐसी प्रावस्था है जिसे यार हाँ गुलदस्ता या फिर बुके अवस्था के नाम से जाना जाता है। प्रोफेज फर्स्ट को बोला जाता है, लेप्टोटीन अवस्था को बोला जाता है, जाइगोटीन अवस्था को बोला जाता है, फिर पेकाइटीन को नाम से जाना जाता है। जल्दी से बताएंगे यार हाँ गुलदस्ता या फिर बुके अवस्था अर्धसूत्री विभाजन की कौन सी प्रावस्था को बोला जाता है। प्रोफेज फर्स्ट को बोला जाता है, लेप्टोटीन को बोला जाता है, जाइगोटीन को बोला जाता है, फिर पेकाइटीन को बोला जाता है। जल्दी से बताएंगे यार हाँ गुलदस्ता और बुके अवस्था के नाम से किसे जाना जाता है। जल्दी से कमेंट करिए ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से कमेंट करिए राइट आंसर कौन सा होगा, ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से कमेंट करिए। तो यार अगर बात करते हैं अर्धसूत्री विभाजन की ऐसी प्रावस्था जैसे यार गुलदस्ता या फिर बुके अवस्था के नाम से जाना है तो कौन सी होती है, लेप्टोटीन अवस्था। कौन सी होती है यार सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर बना देगा, अर्थात यार लेप्टोटीन। कौन सा होता है यार लेप्टोटीन है, तो इसे यार गुलदस्ता या फिर बुके अवस्था के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि अमीबा का वर्ग कौन सा है, अर्थात यार अमीबा को किस वर्ग की श्रेणी में रखा गया है। जल्दी से बताएंगे राइजोपोडा की श्रेणी में, सर्कोडीना की श्रेणी में, या फिर दोनों में, या फिर इनमें से किसी में नहीं। जल्दी से बताएंगे कि अमीबा का जो वर्ग है वो किस में रखा गया है, अर्थात यार हाँ अमीबा को किस वर्ग की श्रेणी में रखा गया है। राइजोपोडा की श्रेणी में, सर्कोडीना की श्रेणी में, दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए अमीबा को किस वर्ग की श्रेणी में रखा गया है। जल्दी से बता दीजिए अमीबा का वर्ग कौन सा होता है। यार अगर बात करते हैं अमीबा का वर्ग तो इसे दोनों में रखा गया है, अर्थात यार राइजोपोडा और सर्कोडीना। राइजोपोडा और सर्कोडीना यार ये दोनों ही वर्ग किसके होते हैं, अमीबा के होते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। तो यार अगर आपसे पूछा जाता है प्रोटीन रहित प्लाज्मा कहलाती है, अर्थात यार आपको बताना है जल्दी से कि प्रोटीन रहित प्लाज्मा को किस नाम से जाना जाता है। सीरम के नाम से जाना जाता है, रक्त के नाम से जाना जाता है, प्लाज्मा के नाम से जाना जाता है, फिर हीमोग्लोबिन के नाम से जाना जाता है। जल्दी से बता देंगे कि यार प्रोटीन रहित प्लाज्मा को किस नाम से जाना जाता है। जल्दी से बता दीजिए कि प्रोटीन रहित प्लाज्मा को किस नाम से जाना जाता है। सीरम के नाम से, रक्त के नाम से, प्लाज्मा के नाम से, या फिर हीमोग्लोबिन के नाम से। जल्दी से बताएंगे कि प्रोटीन रहित प्लाज्मा को किस नाम से जाना जाता है। सीरम के नाम से, रक्त के नाम से, प्लाज्मा के नाम से, या फिर हीमोग्लोबिन के नाम से। जल्दी से कमेंट करिए ए, बी, सी या फिर डी, कौन सा राइट आंसर होगा। जल्दी से बताइए ए, बी, सी या फिर डी। तो यार अगर बात करते हैं प्रोटीन रहित प्लाज्मा की, तो किसे बोला जाता है यार, प्रोटीन रहित प्लाज्मा को नाम दिया गया है सीरम। ठीक है, प्रोटीन रहित प्लाज्मा होती है तो इसे बोला जाता है सीरम। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो। नेक्स्ट, उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आपको आना है वीडियो को एक लाइक, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और ऐसे ही एग्रीकल्चर और बायोलॉजी से संबंधित डेली वीडियोस पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और पास के बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे कि जब भी हमारे कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कुछ जीवों के अंडाणु में माइटोकॉन्ड्रिया के समूह पाए जाते हैं, तो उन्हें किस नाम से जाना जाता है। तो जल्दी से बताएंगे कि ऐसे जीव जिसके अंडाणु में माइटोकॉन्ड्रिया के समूह पाए जाते हैं तो उन्हें किस नाम से जाना जाता है। मीसोलेसितल के नाम से, वाइटोलोजिनेसिस के नाम से, माइटोकॉन्ड्रियल बादल के नाम से, या फिर पेरी माइटोकॉन्ड्रियल के नाम से। जल्दी से बताएंगे कि कुछ जीवों के अंडाणु में माइटोकॉन्ड्रिया के समूह पाए जाते हैं तो उन्हें किस नाम से जाना जाता है। मीसोलेसितल के नाम से, वाइटोलोजेनेसिस के नाम से, माइटोकॉन्ड्रियल बादल के नाम से, फिर पेरी माइटोकॉन्ड्रियल के नाम से। जल्दी से बता दीजिए ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से बताइए कि राइट आंसर कौन सा माना जाएगा, ए, बी, सी या फिर डी। तो यार अगर बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के समूह पाए जाते हैं अंडाणु में तो उन्हें बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रियल बादल। किस नाम से जाना जाता है, माइटोकॉन्ड्रियल बादल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अंडे देने वाली मशीन के नाम से किसे जाना जाता है, अर्थात यार इसे एक शब्द नाम दिया गया है, एक उपनाम दिया गया है। अब ये आपको बताना है कि किसका उपनाम होता है अंडे देने वाली मशीन। तो जल्दी से बताइए यार अंडे वाली मशीन किसे बोला जाता है। सफ़ेद लट को बोला जाता है, दीमक को बोला जाता है, टिड्डा को बोला जाता है, फिर कातरा को बोला जाता है। जल्दी से बताएंगे कि अंडे देने वाली मशीन के नाम से किसे जाना जाता है। सफ़ेद लट को जाना जाता है, दीमक को जाना जाता है, टिड्डे को जाना जाता है, फिर कातरा को जाना जाता है। जल्दी से बताएंगे कि अंडे देने वाली मशीन के नाम से किसे जाना जाता है, सफ़ेद लट को, दीमक को, टिड्डे को, या फिर कातरा को। तो यार अगर आपसे पूछता है अंडे देने वाली मशीन तो ये बोला जाता है दीमक को। किसे बोला जाता है यार, दीमक को बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया अमीबा में किस प्रकार के कूटपाद पाए जाते हैं। जल्दी से बताना है आपको कि अमीबा में किस प्रकार के कूटपाद पाए जाते हैं। ग्लोबोपोडिया पाए जाते हैं, क्रोमोडिया पाए जाते हैं, राइजोपोडा पाए जाते हैं, या फिर इनमें से कोई भी नहीं पाए जाता है। जल्दी से बताइए कि अमीबा में किस प्रकार के कूटपाद पाए जाते हैं। लोबोपोडिया, क्रोमोडिया, राइजोपोडा, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। जल्दी से बताइए लोबोपोडिया, क्रोमोडिया, राइजोपोडा, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। जल्दी से बताइए अमीबा में किस प्रकार के कूटपाद पाए जाते हैं, ए, बी, सी या फिर डी। तो यार अगर आपसे पूछता है अमीबा में कूटपाद तो ये पाए जाते हैं लोबोपोडिया। किस प्रकार के पाए जाते हैं यार, लोबोपोडिया जो कूटपाद होता है तो यार ये अमीबा में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सोल जेलमन सिद्धांत। सोल जेलमन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। गोल्डेयर को द्वारा दिया गया था, एलेन के द्वारा दिया गया था, हाइमन के द्वारा दिया गया था, फिर लार्क के द्वारा दिया गया था। जल्दी से बताइए कि सोल जेलमन सिद्धांत है तो ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था या फिर किसके द्वारा दिया गया था। गोल्डेवर के द्वारा दिया गया था, एलेन के द्वारा दिया गया था, हाइमन के द्वारा दिया गया था, फिर लार्क के द्वारा दिया गया था। जल्दी से बताइए कि सोल जेलमन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। गोल्डेवर के द्वारा, एलेन के द्वारा, हाइमन के द्वारा, फिर लार्क के द्वारा। तो यार अगर पूछा था सोल जेलमन सिद्धांत तो ये दिया गया था हाइमन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था, हाइमन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सबसे पहले खोजा गया वृद्धि हार्मोन कौन सा है। सबसे पहला खोजा गया है आपको बताना है वृद्धि हार्मोन। तो जल्दी से बता दिए कौन सा था यार। सबसे पहला खोजा गया वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन था, ऑक्जेलिन था, साइटोकाइनिन था, फिर इथाइलिन था। जल्दी से बता दीजिए कि सबसे पहला खोजा गया वृद्धि हार्मोन कौन सा था। जिब्रेलिन था, ऑक्सिन था, साइटोकाइनिन था, फिर इथाइलिन था। जल्दी से बताइए कि सबसे पहला खोजा गया वृद्धि हार्मोन कौन सा था। जिब्रेलिन था, ऑक्सिलिन था, या फिर साइटोकाइनिन था, या फिर इथाइलिन था। तो कौन सा था। अगर बात करते हैं सबसे पहले खोजा गया तो एक खोजा गया था ऑक्सिन। किसको खोजा गया था सबसे पहले खोजा गया था ऑक्सिन को। किसकी की गई थी सबसे पहले खोज, ये की गई थी ऑक्सिन की। और अगर आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछता है किसके द्वारा, तो यार इसकी खोज की गई थी वोरमोल्ट के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी, वोरमोल्ट के द्वारा की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आलू और प्याज की प्रसुप्ति रोकने के लिए आप किस रसायन का प्रयोग करते हो। तो जल्दी से बता दीजिए कि आलू और प्याज की प्रसुप्ति रोकने के लिए आप किसका प्रयोग करोगे। NaA और MH का, IAA का, 2,4-D का, या फिर ऑक्सिन हार्मोन का। जल्दी से बताइए कि आलू और प्याज की प्रसुप्ति रोकने के लिए आप किसका प्रयोग करते हो।
नेफ्थलिक एसिटिक एसिड और मैलिक हाइड्रोजाइड का, इंडोल एसिटिक एसिड का, या फिर 2,4-D का, या फिर ऑक्सीजन हार्मोन का प्रयोग करोगे। जल्दी से बताइए कि आलू और प्याज की प्रसुप्ति रोकने के लिए आप किस रसायन का प्रयोग करोगे। नेफ्थलिक एसिटिक एसिड, मैलिक हाइड्रोजाइड का, इंडोल एसिटिक एसिड का, 2,4-D या फिर ऑक्सीजन हार्मोन का आप प्रयोग करोगे। जल्दी से बताइए आलू और प्याज की प्रसुप्ति रोकने के लिए आप किस रसायन का या फिर किस हार्मोन का प्रयोग करोगे। तो किसका केस है यार, हाँ ये केस है नेफ्थलिक एसिटिक एसिड और मैलिक हाइड्रोजाइड का। किसका केस है यार, हाँ नेफ्थलिक एसिटिक एसिड और मैलिक हाइड्रोजाइड का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात करते हैं कि प्राथमिक सेवाल है, अर्थात यार प्राथमिक सेवाल है, तो इसे या फिर किसको यार प्राथमिक सेवाल के अंतर्गत रखा गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से बता दीजिए कि प्राथमिक सेवाल किसे माना गया है। बीजी अर्थात यार ब्लू ग्रीन एल्गी को माना गया है, रोडोफाइसी वर्ग को रखा गया है प्राथमिक सेवाल के अंतर्गत, या फिर इसके ऑप्शंस भी आप देख सकते हो, अदर भी हार्वेला को बोला जाता है या फिर फोइरफायरा को बोला जाता है। जल्दी से बताएंगे यार हाँ कि प्राथमिक सेवाल कौन सा माना गया है। बीजीए अर्थात ब्लू ग्रीन एल्गी को बोला गया है, रोडोफाइसी वर्ग को रखा गया है, फिर हार्वेला को बोला गया है, फिर पोरफायरा को बोला गया है। जल्दी से बताइए कि प्राथमिक सेवाल किसे माना गया है। जल्दी से बताइए ए, बी, सी या फिर डी। राइट आंसर कौन सा माना जाएगा, ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से बताइए प्राथमिक सेवाल किसे माना गया है। तो यार हाँ अगर आपसे पूछता है प्राथमिक सेवाल तो कौन सा होता है, बीजी अर्थात यार नीली हरित सेवाल है, अर्थात ब्लू ग्रीन एल्गी है, तो इसे यार हाँ प्राथमिक सेवाल के अंतर्गत रखा जाता है। किसे रखा गया यार, हाँ ब्लू ग्रीन एल्गी को ही प्राथमिक सेवाल के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला जिम्नोस्पर्म कौन सा होता है। एक होता है एंजियोस्पर्म और एक होता है जिम्नोस्पर्म। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया जिम्नोस्पर्म पादप के बारे में, तो जल्दी से बताएंगे राजस्थान में प्राकृतिक रूप से जिम्नोस्पर्म पादप कौन सा पाया है। चिलगोजा पाया है, एफ्रेडा पाया है, सगोपाम पाया है, फिर खीजड़ी पाया है। जल्दी से बताएंगे राजस्थान में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला जिम्नोस्पर्म कौन सा, जिम्नोस्पर्म प्लांट कौन सा होता है। चिलगोजा होता है, एफ्रेडा होता है, सगोपाम होता है या फिर खीजड़ी होता है। जल्दी से बताएंगे। तो यार हाँ अगर बात करते हैं राजस्थान के लिए, तो राजस्थान में जिम्नोस्पर्म पादप तो कौन सा होता है यार, हाँ एफ्रीडा होता है। ठीक है, अगर बात करते हैं राजस्थान के लिए तो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला जो जिम्नोस्पर्म प्लांट होता है वो कौन सा होता है, एफ्रीडा होता है। कौन सा होता है, एफ्रीडा होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पादप का वह छोटे से छोटा भाग। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछा है पादप का वह छोटा से छोटा भाग जो उत्तक संवर्धन की क्रिया को प्रारंभ करने में प्रयुक्त होता है। दोबारा से पढ़ लीजिए क्वेश्चन को कि पादप का वह छोटे से छोटा भाग जो उत्तक संवर्धन की क्रिया को प्रारंभ करने के प्रयुक्त होता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है। तो जल्दी से बता दिए कि वह छोटे से छोटा भाग जो उत्तक संवर्धन की क्रिया को प्रारंभ करने में प्रयुक्त किया जाता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है। कर्तोतक के नाम से, कैलस के नाम से, प्रोटोप्लास्ट के नाम से, फिर इनमें से कोई भी नहीं। जल्दी से बताएंगे कि पादप का वह छोटे से छोटा भाग जो उत्तक संवर्धन की क्रिया को प्रारंभ करने के लिए प्रयुक्त होता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है। कर्तोतक के नाम से, कैलस के नाम से, प्रोटोप्लास्ट के नाम से या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बता दीजिए कि पादप का वह छोटे से छोटा भाग जिसका प्रयोग उत्तक संवर्धन की क्रिया को प्रारंभ करने के लिए किया जाता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है। आपका राइट आंसर क्या होगा यार, हाँ फर्स्ट ऑप्शन, अर्थात यार उसे बोला जाता है कर्तोतक। अर्थात यार हाँ अगर आपसे पूछता है पादप का वह छोटे से छोटा भाग जो उत्तक संवर्धन की क्रिया को प्रारंभ करता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे जाना जाता है एक्स प्लांट अर्थात कर्तोतक के नाम से। किसे जाना जाता है यार, कर्तोतक या फिर एक्स प्लांट के नाम से उसे जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया। तो जल्दी से बता दीजिए इकोसिस्टम का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। एजी टेंसले के द्वारा, पीआर मिश्रा के द्वारा, वनडोडस्की के द्वारा या फिर थीमेन के द्वारा। जल्दी से बता देंगे कि इकोसिस्टम, जल्दी से बताएंगे कि इकोसिस्टम है ये शब्द किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था या सबसे पहले इसके किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो जल्दी से बताइए इकोसिस्टम को सबसे पहले किसने दिया था। एजी टेंसले के द्वारा, पीआर मिश्रा ने, वनडोडस्की ने या फिर थीमेन के द्वारा। जल्दी से बताएंगे कि जो इकोसिस्टम शब्द है तो इसका प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था। एजी टेंसले के द्वारा, पीआर मिश्रा के द्वारा, वनडोडस्की के द्वारा या फिर थीमेन के द्वारा। जल्दी से बताइए इकोसिस्टम शब्द तो ये दिया गया था एजी टेंसले के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था, याद रखना इकोसिस्टम तो ये दिया गया था एजी टेंसले के द्वारा। इसके साथ साथ अगर आपसे पूछा था इकोलॉजी के बारे में तो हाँ अगर पूछा था इकोसिस्टम तो ये शब्द दिया गया था एजी टेंसले के द्वारा। और अगर आपसे पूछा था इकोलॉजी वर्ड तो ये गया था रेटर के द्वारा। यार हाँ अगर आपसे पूछा था इकोलॉजी के बारे में तो ये शब्द दिया गया था रेटर के द्वारा। किसके द्वारा, रेटर के द्वारा दिया गया था। और अगर पूछता है इकोसिस्टम तो ये दिया गया था एजी टेंसले के द्वारा। ठीक है, दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चन है तो दोनों को एक साथ याद रखना है। अगर आपसे पूछा था इकोलॉजी वर्ड तो इकोलॉजी जो वर्ड है तो सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया था रेटर के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, रेटर के द्वारा। अगर बात करते हैं इकोसिस्टम तो ये दिया गया था एजी टेंसले के द्वारा। ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जल्दी से बता दीजिए कि वायुमंडलीय आपेक्षिक आर्द्रता का मापन अर्थात जो मेजरमेंट किया जाता है ये किसके द्वारा किया जाता है।
जल्दी से बताएंगे कि वायुमंडलीय अपेक्षिक आर्द्रता का मापन किसके द्वारा किया जाता है? साइक्रोमीटर के द्वारा, सूक्ष्म तापमापी के द्वारा, नम तापमापी के द्वारा या फिर इन सभी के द्वारा। जल्दी से बताएंगे कि वायुमंडलीय अपेक्षिक आर्द्रता का मापन किसके द्वारा किया जाता है? साइक्रोमीटर के द्वारा, सूक्ष्म तापमापी के द्वारा, नम तापमापी के द्वारा या फिर इन सभी के द्वारा। जल्दी से बताइए कि वायुमंडलीय अपेक्षिक आर्द्रता का जो मेजरमेंट किया जाता है, जो मापन किया जाता है, इसके लिए किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं? तो यार हाँ, अगर आपसे पूछता है वायुमंडलीय अपेक्षिक आर्द्रता, तो इसका जो मेजरमेंट किया जाता है, जो मापन किया जाता है, इन सभी उपकरणों के द्वारा किया जाता है। अर्थात यार हाँ, साइक्रोमीटर के द्वारा, सूक्ष्म तापमापी के द्वारा और नम तापमापी द्वारा। अर्थात इन सभी इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग वायुमंडलीय अपेक्षिक आर्द्रता का मेजरमेंट करने के लिए या फिर मापन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है? तो जल्दी से बताइए यार हाँ, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जल्दी से बता दिए कि आरबीसी का औसत जीवन काल अर्थात यार इसकी लाइफ साइकिल कितनी होती है? 20 से 120 दिन होती है, 200 दिन होती है, 40 दिन होती है, फिर 80 दिन होती है। जल्दी से बताएंगे कि आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन होता है, 220 दिन होता है, 40 दिन होता है, फिर 80 दिन होता है। जल्दी से बताएंगे आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है? जल्दी से बताएंगे आरबीसी का औसत जीवन काल जल्दी से बताइए कितना होता है? तो यार हाँ, अगर आपसे पूछता है आरबीसी का, तो आरबीसी का कितना होता है? 20 से 120 दिन। कौन सा होता है यार हाँ, अगर आपसे पूछता है आरबीसी का, तो इसका होता है 120 दिन का। और अगर आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछता है डब्ल्यूबीसी, ठीक है, अगर आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछता है डब्ल्यूबीसी, तो यार हाँ, डब्ल्यूबीसी का केवल 3 से 4 दिन होता है। अगर बात करते हैं यार डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल अर्थात लाइफ साइकिल के बारे में, तो उसका केवल यार 3 से 4 दिन होता है। और अगर बात करते हैं आरबीसी का, तो यार इसका लगभग 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन होता है। और यहाँ पर अगर आपसे यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछता है यार हाँ डब्ल्यूबीसी, तो यार हाँ डब्ल्यूबीसी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता किसके द्वारा पैदा की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है यार? डब्ल्यूबीसी के द्वारा। ठीक है, हमारी जो बॉडी में यार रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो किसके द्वारा डेवलप की जाती है? ये की जाती है डब्ल्यूबीसी के द्वारा। और जब डब्ल्यूबीसी की जो लाइफ साइकिल होती है ये कितनी होती है? 3 से 4 दिन। और अगर बात करते हैं आरबीसी की, तो आरबीसी की जो लाइफ साइकिल होती है ये होती है 120 दिन। ठीक है, सभी पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे बोलते हैं? यार हाँ, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। तो जल्दी से बता दीजिए कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे बोला जाता है? प्लिया को बोला जाता है, लाल अस्थि मज्जा को बोला जाता है, हीमोग्लोबिन को बोला जाता है, या फिर इनमें से किसी को नहीं बोला जाता है? जल्दी से बताएंगे कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे बोला जाता है? प्लिया को, लाल अस्थि मज्जा को, हीमोग्लोबिन को, या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताएंगे आरबीसी का कब्रिस्तान किसे बोला जाता है? तो यार हाँ, अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछता है आरबीसी का कब्रिस्तान, तो ये बोला जाता है प्लिया को। किसे बोला जाता है यार हाँ? आरबीसी का कब्रिस्तान, तो ये बोला जाता है प्लिया को। अब यहाँ पर यार हाँ, ध्यान से समझना कि जो प्लिया होता है तो इसे स्प्लीन या तिल्ली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, स्प्लीन या फिर तिल्ली। यार हाँ, स्प्लीन या तिल्ली किसे बोला जाता है? प्लिया को ही बोला जाता है। इसलिए यार हाँ, कि तीनों ही पॉइंट आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं कि प्लिया, स्प्लीन और तिल्ली, ये तीनों क्या होते हैं? तो यार हाँ, ये तीनों ही क्या होते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान बोला जाता है। अर्थात प्लीहा के सेकंड नाम क्या है? स्प्लीन है, और इसी को यार हाँ तिल्ली के नाम से जाना जाता है। और तीनों यार हाँ आरबीसी का कब्रिस्तान बोले जाते हैं। अर्थात यार हाँ प्लीहा, स्प्लीन और तिल्ली क्या है? आरबीसी का कब्रिस्तान है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा पौधे में प्राकृतिक रूप से कौन सा हार्मोन पाया जाता है? तो जल्दी से बता दीजिए कि पौधे में प्राकृतिक रूप से कौन सा हार्मोन पाया जाता है? IPA पाया जाता है, IAA पाया जाता है, PAA पाया जाता है, या फिर MS पाया जाता है? जल्दी से बताइए कि जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, पौधे में प्राकृतिक रूप से कौन सा हार्मोन पाया जाता है? जल्दी से बताइए, आपका राइट आंसर क्या होगा? A होगा, B होगा, C होगा, या फिर D होगा? जल्दी से बताइए, A, B, C या फिर D? जल्दी से बताइए कि प्राकृतिक रूप से कौन सा हार्मोन पाया जाता है प्लांट में? तो यार हाँ, अगर बात करते हैं प्राकृतिक रूप से, तो कौन सा पाया जाता है यार हाँ? IAA। कौन सा आपका राइट आंसर माना जाएगा यार हाँ? सेकेंड ऑप्शन। अर्थात याद रखना कि अगर आपसे पता है प्राकृतिक रूप से, तो IAA और नेफ्लिक एसिटिक एसिड यार हाँ, ये दोनों ही क्या होते हैं? नेचुरल होते हैं, जो कि यार हाँ प्राप्त होते हैं प्लांट में। ठीक है, अगर आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछता है कि पौधे में प्राकृतिक रूप से कौन कौन से हार्मोन पाए जाते हैं, तो यार हाँ IAA और NAA अर्थात इंडोलिक एसिटिक एसिड और नेफ्लिक एसिटिक एसिड, ये दोनों ही क्या होते हैं? पौधे में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ताला चाबी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो जल्दी से बता दीजिए, ताला चाबी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? एमिल फिशर के द्वारा, कोसलैंड के द्वारा, मेंडल के द्वारा, या फिर JB मूलर के द्वारा? जल्दी से बताएंगे कि ताला चाबी सिद्धांत है, एक मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, ये भी कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि ताला चाबी सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, फिर किसके द्वारा दिया गया था? जल्दी से बताइए। एमिल फिशर के द्वारा दिया गया था, कोसलैंड के द्वारा दिया गया था, मेंडल के द्वारा दिया गया था, या फिर JB मूलर के द्वारा किया था? जल्दी से बताइए, ताला चाबी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो यार हाँ, अगर आपसे पूछा था ताला चाबी सिद्धांत, तो ये दिया गया था एमिल फिशर के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? एमिल फिशर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया श्वसन का एम्फीबोलिक पथ किसे बोला जाता है?
श्वसन का एम्फीबोलिक पथ। अब इस वर्ड को जरूर ध्यान रखना है, एम्फीबोलिक पथ किसे बोला जाता है, तो जल्दी से बता दीजिए श्वसन का एम्फीबोलिक पथ किसे बोला जाता है। ग्लाइकोलाइसिस को बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है, ऑक्सीसोम को बोला जाता है, फिर क्रेब्स चक्र को बोला जाता है। जल्दी से बता दीजिए कि श्वसन का एम्फीबोलिक पथ किसे बोला जाता है। ग्लाइकोलाइसिस को बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है, ऑक्सीसोम को बोला जाता है, फिर क्रेब्स चक्र को बोला जाता है। जल्दी से बताइए कि श्वसन का एम्फीबोलिक पथ किससे बोला जाता है। ग्लाइकोलाइसिस को, माइटोकॉन्ड्रिया को, ऑक्सीसोम को, या फिर क्रेब्स साइकिल को। जल्दी से बताइए किसे बोला जाता है एम्फीबोलिक पथ, तो ये बोला जाता है श्वसन का एम्फीबोलिक पथ, ये बोला जाता है क्रेब्स साइकिल को। किसे बोला जाता है एम्फीबोलिक पथ, ये बोला जाता है क्रेब्स साइकिल को। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण, जल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण कौन सा रोग हो सकता है। यार हाँ, ये लैब असिस्टेंट 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आपको जरूर ध्यान रखना है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लैब असिस्टेंट 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जल्दी से बताएंगे यार हाँ, जल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण कौन सा रोग होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, ब्लैक फुट रोग होता है, नेक्रोसिस होता है, फिर इटाई रोग होता है। जल्दी से बताएंगे कि जल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण कौन सा रोग होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है, ब्लैक फुट रोग होता है, नेक्रोसिस होता है, फिर इटाई रोग होता है। जल्दी से बता दीजिए कि जल में नाइट्रेट की अधिकता होने से कौन सा रोग होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, ब्लैक फुट होता है, नेक्रोसिस होता है, फिर इटाई रोग होता है। जल्दी से बताइए राइट आंसर कौन सा है, ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से बताइए राइट आंसर कौन सा है, ब्लू बेबी सिंड्रोम होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा था यार हाँ कि जल में नाइट्रेट की अधिकता, तो इसके कारण यार हाँ ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। कौन सा रोग होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि टेरिडोफाइड शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो जल्दी से बताइए, हैकल के द्वारा, फ्रिस के द्वारा, कैरोलस लिनियस के द्वारा, फिर जॉर्ज बेंथम के द्वारा। जल्दी से बताइए जो टेरिडोफाइड शब्द है, अर्थात यार हाँ ये जो टेरिडोफाइड वर्ड है, तो इसका सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, या फिर इस वर्ड को सबसे पहले प्रतिपादित किसके द्वारा किया गया था। तो जल्दी से बताइए हैकल के द्वारा, फ्रिस के द्वारा, कैरोलस लिनियस के द्वारा, या फिर जॉर्ज बेंथम के द्वारा। जल्दी से बताएंगे कि टेरिडोफाइड शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो यार हाँ, अगर आपसे पूछता है टेरिडोफाइड शब्द, तो इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया था हैकल के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था यार हाँ, टेरिडोफाइड शब्द का प्रयोग ये किया गया था हैकल के द्वारा। ठीक है, सभी पॉइंट क्लियर हुए। आपके कितने हुए राइट आंसर, ये आपको कमेंट करना है। ठीक है, हमने यहाँ पर 30 क्वेश्चन सोल्व किया है, इसमें से 30 में से आपके कितने मार्क आए हैं, कितने आपके राइट आंसर हुए हैं, कितने आपके रॉन्ग आंसर हुए हैं, और कितने को आपने अटैम्प्ट नहीं किया है, ये आपको डायरेक्ट कमेंट करना है। ठीक है, एक और बार देख लीजिए कि आपको यहाँ कितने राइट आंसर हुए हैं, कितने आपके रॉन्ग हुए हैं, और कितने आपने अनअटैम्प्ट किए हैं, अर्थात जिन्हें आपने सोल्व नहीं किया है वो कितने क्वेश्चन है, ये आपको डायरेक्ट कमेंट करना है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आपको ये लगता है कि कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चंस दूसरे स्टूडेंट के लिए काफ़ी बेस्ट यूजफुल रहने वाले हैं, तो इसके लिए आपको टेस्ट लगाना है। और टेस्ट लगाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट हमें कांटेक्ट करना है। व्हाट्सएप ग्रुप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, या फिर आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर दे दी जाएंगे वहाँ पर, तो आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए, और आई थिंक आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी, तो आपको नया वीडियो एक लाइक, इस वीडियो कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलता है नेक्स्ट नंबर टॉप से, जब तक जय हिंद, सवार बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।